हेलो। स्वागत है दोस्तों मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन की, जो पूछा जाता है हम लोगों से कि आखिर मानसिक बीमारियां होती क्यों हैं और किसी को होती हैं, किसी को क्यों नहीं होती। अब जैसे हमेशा मैं बात करता हूं जब मानसिक समस्याओं की, तो समझाने के लिए शारीरिक समस्याओं का उदाहरण देता हूं, ये ज़रूरी भी है। अब जैसे शारीरिक बीमारियों की बात करें, अगर आप मुझे पूछेंगे कि टाइफॉइड कैसे होता है, मैं कहूँगा कि एक बैक्टीरिया से होता है। आप पूछेंगे कोरोना कैसे होता है, एक वायरस से होता है। टीबी कैसे होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड ये जवाब हो जाता है। लेकिन अगर मानसिक समस्याओं की बात करें, डिप्रेशन की बात करें, एंग्जाइटी की बात करें, फोबिया, साइकोसिस, कोई अगर पूछे कि भाई ये कैसे होता है, अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कैसे होता है, तो इसका जवाब एकदम फट से स्पष्ट, सरल ऐसा देना बड़ा मुश्किल है। मानसिक बीमारियों के कारण को समझने के लिए पहले बायोसाइकोसोशल मॉडल का ये दिया गया था कॉन्सेप्ट, जिसमें 3 चीज़ें हैं। एक है बायोलॉजी, दूसरी है साइकोलॉजी और तीसरी है सोशल फैक्टर्स। तो बायोलॉजी में क्या फैक्टर्स आते हैं? बायोलॉजी में फैक्टर्स आते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स, या शरीर में विभिन्न प्रकार के जो रसायन हैं उनमें अगर असंतुलन पैदा हो जाए किसी भी कारण से, फॉर रीजंस अननोन, ज़रूरी नहीं कि उसका कारण हम अभी तक पता कर पाए हैं या पता होता ही है, लेकिन किसी भी कारण से, जैसे साइकोसिस में डोपामीन की मात्रा बढ़ जाती है, डिप्रेशन में सेरोटोनिन की मात्रा घट जाती है, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। तो किसी भी कारण से अगर शरीर के रसायनों के बीच का संतुलन अगर गड़बड़ा जाए तो मानसिक बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है, ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही जाएगा। दूसरा है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, जिसमें आप पर्सनालिटी की बात कर सकते हैं। जैसे शुरू से किसी की कैसी देखभाल हुई, उसका पालन पोषण कैसा हुआ, उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है, वो किसी भी चीज़ को किस तरीके से देखता है या लेता है। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गई। आप देखेंगे एक ही घर में 8 लोग रहें, 10 लोग रहें, और अगर कोई घटना हो जाती है तो आप देखेंगे कि उस एक घटना का 8 लोगों पर बिल्कुल अलग अलग प्रभाव हो सकता है, जबकि सब एक ही घर में रहते हैं। कोई उस घटना से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा, किसी को उस घटना की कोई चिंता नहीं रहेगी। तो ये हमारी साइकोलॉजी है, हमारी पर्सनैलिटी है। चीज़ों को देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है, भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है। तीसरी बात सोशल फैक्टर्स की। अब जैसे पॉवर्टी हुआ, या कोई अभाव में पल रहा हो, किसी को आर्थिक अभाव हो, किसी को किसी अन्य प्रकार का अभाव हो, सोशल सपोर्ट कम हो, तो ये सब सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं। या किसी को सोशल डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा हो, अपने किसी जेंडर, क्रीड, कास्ट, किसी भी वजह से अगर इस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो, तो ये सोशल फैक्टर्स हो जाते हैं। तो ये बायो, साइको, सोशल फैक्टर्स, ये तीनों फैक्टर्स मिल के, और है ना, इनके बीच में जब एक क्रिटिकल एक पॉइंट पहुंच जाता है, तब जाके किसी को कोई मानसिक समस्या होती है। इसीलिए जब आप अपने मनोचिकित्सक से पूछते होंगे कि सर ये बीमारी कैसे होती है, तो इतना स्पष्ट या इतना सरल आपको ये जवाब मिलता नहीं होगा, जिससे आप परेशान हो जाते होंगे। अक्सर लोग हमें कहते हैं कि सर सीटी स्कैन करा के देख लीजिए कि आखिर ये बीमारी क्या है, साइकोसिस में, डिप्रेशन में। अब उन्हें समझाना पड़ता है कि सीटी स्कैन से हम दिमाग देख सकते हैं, जो हमारी खोपड़ी के अंदर है, लेकिन मन नहीं देखा जा सकता। मन को देखने का या उसको जानने का एक ही तरीका है कि आप सामने वाले व्यक्ति को देखें, परखें, उससे बात करें, तभी उसके मन के बारे में या उसकी मानसिक अवस्था के बारे में पता चलेगा। या फिर उसके घर वाले उसके व्यवहार के बारे में अगर जानकारी देंगे, तो उससे भी मन की अवस्था का पता चलता है, बीमारी का पता चलता है। साइकियाट्री में, मनोविज्ञान में अभी तक ऐसा कोई रेडिली अवेलेबल टेस्ट नहीं है जिससे हम डिप्रेशन को देख लें या डायग्नोज़ कर लें, जैसे कि हम हार्ट अटैक को डायग्नोज़ कर लेते हैं, या टाइफाइड, मलेरिया, किसी चीज़ को डायग्नोज़ कर लेते हैं। तो ये वैसा नहीं है, वैसा सीधा सीधा नहीं है, वैसा सीधा सीधा विज्ञान नहीं है ये। तो अक्सर लोग सीटी स्कैन को लेके बहुत उत्साहित रहते हैं
या पहले से सीटी स्कैन लेकर आते हैं कि सर हमने सीटी स्कैन करा ली है, आप देख लीजिए और दवा लिख दीजिए। तो उन्हें समझाना पड़ता है, ओरिएंट करना पड़ता है कि आखिर ये है क्या चीज़। तो ये बायोसाइकोसोशल मॉडल ही सबसे बेहतर तरीके से मानसिक समस्याओं को एक्सप्लेन कर सका है। वैसे आज अगर देखें तो बायोलॉजी पर बहुत ज़्यादा जोर है और इसीलिए दवाइयों पर बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि लोगों को जल्दी से ठीक होना होता है। जो साइकोथेरेपीज़ हो सकती हैं कि थोड़ा समय लें, किसी को अगर नींद की समस्या है और वो साइकोथेरेपी की मदद ले तो हो सकता है कि थोड़ा समय लगे, या डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, लेकिन दवाइयाँ तेज़ी से काम करती हों और किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो इतना वक्त दे सके, तो इसलिए लोग दवाइयों को प्रेफर भी करने लगे हैं। तो आजकल बायोलॉजी की बात ज़्यादा होती है, साइकोलॉजी और सोशल फैक्टर्स की बात कम होती है। और सोशल फैक्टर्स की बात करें तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अब किसी को उसके अभाव से निकालना, ये तो फिर स्टेट का काम है, सरकारों का काम है, परिवार का है, समाज का है। और साइकोलॉजी का तो बहुत कुछ किया नहीं जा सकता, इसलिए आजकल सारा जोर बायोलॉजी पर डाल दिया गया है, दवाइयों पर डाल दिया गया है। आशा करता हूँ कि आपको कुछ हद तक आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक उदाहरण देना चाहूँगा। अब जैसे किसी के घर में कोई मानसिक बीमारी का पहले से इतिहास रहा हो, यानी हम मानते हैं कि वैसे व्यक्ति में जेनेटिक लोडिंग है, पहले से आप में जीन्स आए हैं उस बीमारी के। और अगर आपका रूटीन दिनचर्या बहुत ही गड़बड़ है, आप कब खाते हैं कब सोते हैं उसका कोई पता नहीं, ऊपर से आप नशे का सेवन करते हैं और आपका लाइफस्टाइल बहुत ही ख़राब है, तो ऐसी स्थिति में या आप किसी परेशानी में फंस जाते हैं अपनी इन आदतों की वजह से या किसी और कारण से, तो आप देख सकते हैं कि आपकी साइकोलॉजी, आपका इन्वायरमेंट, आपके सोशल फैक्टर्स और आपकी बायोलॉजी सब मिल के एक मानसिक बीमारी को जन्म देती है। धन्यवाद।